नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए ही टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। देखो, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर थायराइड ग्लैंड, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी थायराइड ग्लैंड की कि थायराइड ग्रंथि का साइज क्या होता है, वेट क्या होता है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है और थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है। यदि बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे माना जाता है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, जिसका वेट जो है 25 से 30 ग्राम तक होता है। यदि हम बात करें देखो थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि हमारे नेक रीजन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? नेक रीजन के अंदर। और यदि हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ होती है यानी चौड़ाई जो है वो होती है 3 सेंटीमीटर के लगभग। फिर हमने बात की थी कि थायराइड ग्लैंड जो होती है उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है। फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है। इन फॉलिकुलर सेल्स के मिड पार्ट में, फॉलिकुलर सेल्स के मिड पार्ट के अंदर एक कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन, ये जो थायरोग्लोब्यूलिन मिड पदार्थ में पाया जाता है, इसके अंदर एक अमीनो अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है टायरोसिन। एक अमीनो अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है टायरोसिन। जब हमारे ब्लड में आयोडीन होती, जो हमारे ब्लड में जो आयोडीन होती है वो टायरोसिन से अटैच होती है। देखो, हमारे ब्लड में आयोडीन नहीं होती है। हमारे ब्लड में हम यूं कहें कि हमारे ब्लड के अंदर आयोडीन जो है आयोडाइड फॉर्म में होती है। अब जो आयोडाइड है उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा इन दोनों के अटैचमेंट से बनता है MIT प्लस DIT। MIT और DIT मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि MIT और DIT का फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। लेकिन इसके अंदर देखो, जो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स हैं उनमें सबसे पहला हार्मोन आता है T3 और दूसरा हार्मोन आता है T4। यदि हम बात करें कि T3 जो है वो है ट्राई आयोडो थायरोनिन, और T4 जो है वो है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। देखो, थायराइड ग्रंथि के द्वारा मेन 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, जिसमें पहला है T3, दूसरा है T4 और तीसरा हार्मोन और होता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन
यदि हम बात करें T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। मेनली हमने ये पढ़ा है कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। लेकिन यदि मैं बात कहूं तो T3 जो है ये थायराइड ग्रंथि का 10% भाग बनाता है, जबकि T4 हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि का 65% से लेकर 90% जो भाग है वो बनाता है T4 यानी टेट्राहाइड्रोथायरोनिन। और अगर मैं बात करूं इन दोनों हार्मोन में जो T3 हार्मोन है इसका प्रभाव ज्यादा होता है T4 से, लेकिन इस हार्मोन की जो क्रिया है वो स्थिर नहीं रह पाती। आज हम बात करते हैं कि एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड हार्मोन। एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड हार्मोन। Abnormalities of thyroid hormone and disease। देखो थायराइड ग्रंथि की अनियमितताएं और उनसे होने वाले रोग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा, देखो थायराइड ग्रंथि की एबनॉर्मलिटीज के अंतर्गत दो ही चीजें आती हैं कि या तो थायराइड ग्रंथि का हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में स्त्रवण हो या फिर हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि का बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेशन हो। तो देखो एक इसमें कंडीशन आती है हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है यानी कि थायराइड ग्रंथि का जब बॉडी के अंदर कम मात्रा के अंदर स्राव किया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा जो है वो है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक मात्रा में स्त्रवण से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि का यदि कम मात्रा में सिक्रेशन होता है तो उससे पहला उत्पन्न होने वाला रोग जो है वो है क्रिटिनिज्म। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं गोइटर रोग। तीसरा जो रोग है उसे हम कहते हैं मिक्सोइडिमा। और फोर्थ जो है वो है हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज। तो ये तो है थायराइड ग्रंथि के कम मात्रा में सिक्रेशन से होने वाले रोग। और यदि थायराइड ग्रंथि का बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है तो उससे उत्पन्न होने वाला पहला रोग है एक्सोपथेलेमिक गोइटर। दूसरा जो है वो है प्लूमर डिजीज। और थर्ड जो है वो है ग्रेवी डिजीज। तो सबसे पहला जो है वो है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म को कहा जाता है जड़ मानवता। जड़ वामनता। जड़ वामनता। गोइटर रोग के बारे में आप जानते हैं। गोइटर रोग होता है घेंघिया रोग का एक प्रकार का। मिक्सिडिमा। और लास्ट जो है वो है हाशिमोटो
मोटोरो का रोग। तो आइए हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सोपथेलेमिक गोइटर को बोलते हैं नेत्रोत्संधि गेंगा, जिसमें नेत्रों के नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है। प्लूमर डिजीज, जिसके अंदर गले के अंदर विशेष प्रकार की गांठें जो बन जाती हैं वो है प्लूमर डिजीज। और ग्रेवी डिजीज जो है ये थायराइड ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि का फूलना ही क्या कहलाता है? ग्रेवी डिजीज। आइए हम वन बाय वन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जड़ वामनता। क्रिटिनिज्म या जड़ वामनता क्या होता है? देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको इसके अंदर याद क्या रखना है? इसके अंदर याद रखना है क्रिटिनिज्म जो होता है यह रोग बचपन में थायराइड ग्रंथि के यह रोग बचपन में थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से होता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उनका यदि अल्प मात्रा में सिक्रेशन होता है तो क्रिटिनिज्म जो रोग है वो होता है। इसके अंदर जो वर्ड है क्रिटिनिज्म जो वर्ड बना है वो बना है क्रिटिन से। और क्रिटिन्स क्या होते हैं? ऐसे बच्चे जो बोने रह जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिटिनिन्स। ठीक है, तो देखो यह रोग बचपन में थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से होता है। इस रोग में बेसल मेटाबॉलिक रेट, सामान्य उपापचयी क्रियाएं जो है वो सामान्यतः कम हो जाती है। यानी कि इस रोग में बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या है? कम हो जाती है, जिससे बच्चों में शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात यदि हम बात करें कि जो क्रिटिनिज्म रोग है इस रोग के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट, सामान्य रूप से उपापचयी क्रियाएं, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है सामान्य रूप से होने वाली उपापचयी क्रियाएं जो होती है वो कम हो जाती हैं, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। यदि इसके और लक्षणों की बात की जाए तो देखो इसके अंदर शरीर का ताप, हृदय की गति, अस्थियों की वृद्धि आदि सभी कम हो जाती हैं। और यदि हम बात करें ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके हाथ व पैर फूल जाते हैं, अर्थात उनका शरीर बेडोल सा लगता है। और इस प्रकार के बच्चों का मस्तिष्क जो होता है इस रोग से पीड़ित बच्चों का मस्तिष्क जो होता है कम विकसित होता है।
कम विकसित होता है। और ऐसे बच्चे सामान्य रूप से बौने रह जाते हैं। उनके इस बौनेपन को क्रिएटिन क्रीटीन्स कहते हैं। यानी जो बच्चे पौने रह जाते हैं उनकी इस दशा को कहते हैं क्रिएटिन्स, यानी कि उनके इस बौनेपन को हमने कहा क्रिएटिन्स, और इस दशा को क्रिएटिनिज्म कहा जाता है। इस दशा को क्रिएटिनिज्म कहा जाता है। तो ये जो कैरेक्टर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, लिखे हुए हैं, जिसके अंदर मैंने लिखा है कि यह रोग बचपन में थायराइड ग्रंथि के अल्प सीक्रेशन से होता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि का यदि बच्चे के अंदर बहुत कम मात्रा में सीक्रेशन होता है तो क्रिएटिनिज्म नामक रोग जो है बच्चों में अक्सर पाया जाता है। और इस रोग में बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो सामान्य रूप से कम हो जाती है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध नहीं कहेंगे हम ये कह सकते हैं कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास मंद रूप से होता है। शरीर का टेम्परेचर, हड्डी की गति, अस्थियों की वृद्धि आदि सभी क्रियाएं जो होती हैं वो कम होने लग जाती हैं। इनके हाथ व पैर फूल जाते हैं, अर्थात इनका शरीर कैसा होता है, बेडौल सा लगता है। और इस रोग से पीड़ित बच्चों का मस्तिष्क जो होता है वो कम विकसित होता है। ऐसे बच्चे सामान्य रूप से क्या रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। उनके इस बौनेपन को कहा जाता है क्रिएटिनिन्स, और इनकी इस दशा को क्या कहा जाता है, क्रिएटिनिज्म। तो आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिएटिनिज्म से आप क्या समझते हैं? तो क्रिएटिनिज्म क्या है उसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है हमारा मिक्सोडिमा। मिक्सीडिमा, ये भी अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है कि मिक्सीडिमा से आप क्या समझते हैं या मिक्सीडिमा क्या है। देखो, इससे पहले हमने किया था क्रिएटिनिज्म के अंदर हमने पढ़ा कि यह रोग बच्चों में थायराइड ग्रंथि के अल्प स्त्रवण से होता है। अब हम बात करते हैं तो देखो, यह रोग जो है वयस्कों में, यह रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प स्त्रवण से होता है। यह रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प स्त्रवण से होता है। यानी कि मैं ये कहूं कि जो क्रिएटिनिज्म रोग है वो बच्चों में पाया जाता है, जबकि मिक्सोडिमा जो है वयस्कों के अंदर या अडल्ट के अंदर थायराइड ग्रंथि के अल्प स्त्रवण से होता है। और इसके अंदर हम बात करते हैं तो देखो, यह रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प स्त्रवण से होता है, अर्थात वयस्कों में होता है। क्रिएटिनिज्म बच्चों में पाया जाता है, जबकि यानी बचपन के अंदर जो है वो बच्चों में पाया जाने वाला रोग है क्रिएटिनिज्म, और जो यह रोग है, यह रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प स्त्रवण से होता है। आगे हम बात करते हैं तो देखो, इस रोग में भी BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, सामान्य रूप से कम हो जाती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी इस रोग में कम हो जाती है।
ताप, ब्लड प्रेशर, शरीर का ताप, ब्लड प्रेशर और हृदय की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। हृदय की गति धीमी हो जाती है। देखो, यह रोग वयस्कों में थायराइड के अल्पस्रावन से होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इस रोग में कम हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो भी क्या है, डिक्रीज होती है, अर्थात कम होती है। और यदि हम बात करें तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के अंदर, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में त्वचा के अंदर जल एकत्रित हो जाने से, त्वचा के अंदर जल एकत्रित हो जाने से त्वचा फूल जाती है। और इस रोग के कारण व्यक्ति जो होता है, इस रोग के कारण व्यक्ति में प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति थका हुआ व सुस्त रहता है, जिससे व्यक्ति थका थका सा व सुस्त प्रकृति का हो जाता है। इस रोग से पीड़ित बच्चे, इस रोग से पीड़ित जो वयस्क होते हैं उनमें जननांगों का विकास जो होता है वो अल्प विकसित होता है। इस रोग से पीड़ित वयस्कों में जननांगों का विकास बहुत ही कम होता है। इन सभी अवस्थाओं को मिक्सेडिमा कहा जाता है। इन या इसी अवस्था को मिक्सेडिमा कहा जाता है। तो देखो, हमने बात की कि इस रोग के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। यदि एक कैरेक्टर्स की ओर बात करूं तो इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के होंठ फूलकर अक्सर मोटे हो जाते हैं। अर्थात यदि हम कंप्लीट बात करें तो थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से वयस्कों में होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, वो यहाँ पे रोग है मिक्सेडिमा। और मिक्सेडिमा रोग के लक्षण क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट का कम होना, हार्ट रेट का डिक्रीज होना, ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होना और त्वचा का फूल जाना, त्वचा के अंदर यानी स्किन के अंदर जल का एकत्रित हो जाना और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी हो जाना, जिससे व्यक्ति थका थका सा व सुस्त प्रकृति का हो जाता है। और इनमें जननांगों का विकास न होना ही किसके लक्षण है? मिक्सेडिमा रोग के लक्षण है। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, जिसका नाम है गोइटर। देखो,
गोइटर रोग, गोइटर रोग को बोलते हैं घेंगा रोग। घेंगा रोग हम जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके अल्पस्रावन के कारण होने वाला रोग है, या हम ये कहें थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रवण से होने वाला रोग। थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रवण से होने वाला जो रोग है वो है गोइटर रोग। इस रोग में क्या होता है, भोजन में आयोडीन की मात्रा, भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाने से भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाने से थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, यानी कि भोजन में यदि आयोडीन की मात्रा कम मात्रा में हो तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो फूलकर बड़ी हो जाती है और उनकी इस अवस्था को गोइटर या घेंगा रोग कहा जाता है। गोइटर या घेंगा रोग कहा जाता है। देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रवण से होने वाला रोग जो है वो है गोइटर रोग। और गोइटर रोग जो होता है इसमें थायराइड ग्रंथि जो होती है वो फूल कर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि यदि भोजन में आयोडीन की प्रचुर मात्रा नहीं है, भोजन में आयोडीन की प्रचुर मात्रा नहीं होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि को, भोजन में यदि आयोडीन की प्रचुर मात्रा नहीं होती है तो पीयूष ग्रंथि की थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन को उत्तेजित करती हैं, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है और इस अवस्था में थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। फूलकर बड़ी हो जाती है। देखो टॉपिक क्या है और किस प्रकार से थायराइड ग्रंथि के फूलने का कारण है। हमने कहा गोइटर या घेंगा रोग जो है वो सामान्यतः थायराइड ग्रंथि के अल्प स्त्रवण से होता है, या थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रवण से गोइटर या घेंगा रोग होता है। गोइटर या घेंगा रोग होने का कारण क्या है, थायराइड ग्रंथि का फूलकर बड़े हो जाना। और थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी क्यों हो जाती है, इसका भी कारण है क्योंकि थायराइड ग्रंथि के अंदर क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल्स। यानी थायराइड ग्रंथि की यदि अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया जाता है तो हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि जो होती है
वो विभिन्न प्रकार के थायराइड फॉलिकल से मिलकर बनी होती है। यदि भोजन में आयोडीन की मात्रा नहीं है तो फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं उनको आयोडीन नहीं मिल पाएगा, और जब आयोडीन नहीं मिल पाएगा तो जो फॉलिकुलर्स के अंदर मिड पार्ट में पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन, ये जो है ये अधिक मात्रा में T3 और T4 हार्मोन को बनाने के लिए उत्तेजित करेगा। और इनको उत्तेजित कौन करता है, क्योंकि हम जानते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जबकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि की जो हमने बात की थी कि पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनके अंदर थायरोट्रॉप स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी था। जो TSH हार्मोन है, थायरोट्रॉप स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है हार्मोन बनाने के लिए, जिस कारण थायराइड ग्रंथि के जो फॉलिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं। और जब ये थायराइड ग्रंथि के फॉलिकल्स आकार में बड़े होंगे तो थायराइड ग्रंथि भी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, जिससे जो उत्पन्न होने वाला रोग है यह है गोइटर रोग। यदि हम बात करें इसकी तो यह हार्मोन यह रोग जो होता है, यह रोग सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। यह रोग सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। देखो, यह रोग सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, और इस रोग में मिट्टी व जल में आयोडीन की बहुत कम मात्रा होती है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो सॉइल पाई जाती है या वाटर जो होता है उनमें आयोडीन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो वाटर एरियाज होते हैं वो साल्टेड नहीं होते हैं, तो जिसके कारण उन वाटर के अंदर आयोडीन की मात्रा कम होती है। अर्थात मिट्टी और जल के अंदर आयोडीन की मात्रा कम होने के कारण जो रोग होता है वो है गोइटर रोग। आपको एक बात याद और रखनी है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो भी कृषि की जाती है उस कृषि के अंदर जो मिट्टी यूज में ली जाती है उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होती, या फिर हम ये कहें कि वहां पे जो वाटर की सप्लाई होती है वो वाटर जो होता है वो साल्टेड, उसमें साल्ट की मात्रा नहीं होती है, जिस कारण गोइटर या घेंघा रोग होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट वन की, जो थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रवन से होने वाला रोग है, इसे कहते हैं हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटोस डिजीज। हाशिमोटो का जो रोग है इसे हम क्या कहते हैं, देखो हाशिमोटो का जो रोग होता है इसे हम कहते हैं सुसाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सुसाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो कभी कभी थायराइड ग्रंथि का बहुत कम मात्रा में सीक्रेशन होता है। कभी कभी थायराइड ग्रंथि का बहुत कम मात्रा में स्रावन होता है, जिसके कारण बाहर से यदि हम थायराइड ग्रंथि या थायरोक्सिन हार्मोन किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो उसके अंदर एक टॉक्सिक का काम करने लगते हैं, एक विष का काम करने लगते हैं, जो कि थायराइड ग्रंथि को ही क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करने लगते हैं। मतलब कि हाशिमोटो डिजीज क्या है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पे पूछा भी गया है कि हाशिमोटो डिजीज क्या है। तो
तो हाशिमोटो डिजीज को सुसाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि थायराइड ग्रंथि का जब कम मात्रा में सीक्रेशन होता है तो व्यक्ति को बाहर से, जैसे हम बाहर से एंटीजन के रूप में कोई इंजेक्शन देते हैं तो वही उसके विरुद्ध जो शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है और वही एंटीबॉडी जो है वो थायराइड ग्लैंड को नष्ट करने का काम करती है, जिसे हम कहते हैं हाशिमोटो डिजीज। अब बात आती है कि जो थायराइड ग्रंथि का अधिक मात्रा में स्त्रवण होता है तो उससे होने वाले 3 डिजीज हैं, एक्सोपैथेलेमिक गोइटर, और दूसरा है प्लूमर डिजीज, और तीसरा है ग्रेवी डिजीज। ग्रेवी मैंने आपको बता दिया कि थायराइड ग्रंथि जब फूल जाती है, थायराइड ग्रंथि के फूल जाने की अवस्था को हम कहते हैं ग्रेवी डिजीज। प्लूमर डिजीज जब थायराइड ग्रंथि के अंदर क्या बनने लग जाती है, गांठें बनने लग जाती हैं, तो उसे हम उस रोग को हम क्या कहेंगे? प्लूमर डिजीज। एक्सोपैथेलेमिक गोइटर क्या है? इसको हमने हिंदी में कहा नेत्रोत्सेंधी गेंगा। नेत्रोत्सेंधी गेंगा क्या है? नेत्रों के नीचे की तरफ श्लेष्मा का जमाव हो जाना। नेत्रों के नीचे श्लेष्मा का जमाव होना ही क्या कहलाता है? नेत्रोत्सेंधी गोइटर कहलाता है। तो ये थे थायराइड ग्रंथि के अतिस्रवण और अल्पस्रवण से होने वाले रोग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।